स्टमक का कितना रोल है हमारी पूरी बॉडी में? बॉडी के अंदर सबसे पहला जो रोल प्ले है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है। अगर हमारा स्टमक ठीक है तो हम फिट है। बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक आपके मैदे के साथ है। हमारे पोर जब खाने पे यूज होते हैं तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है, नर्वस सिस्टम में यहाँ एक करंट रिफ्लेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, वहाँ से करंट निकलता है और पूरी हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्व्स के थ्रू खाना हाथ से खाएंगे ना, तो फिर हाथ से खाते हुए वो जो रेजेस आ रही है ना, वो आपके उस खाने में शामिल होंगी। हमारे मैदे में अगर फूड पड़ा हुआ है और वो पॉइजनस हो गया है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। स्टमक की वजह से लिवर पे इफेक्ट होता है, लिवर के अंदर सोजिश हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और उसके एंजाइम्स बढ़ गए और एंजाइम्स ज्यादा बढ़ गए और उसका इफेक्ट जाके आपके प्लास्टिक के जो शॉपर्स या बैग्स होते हैं उसके अंदर जब हम गरम रोटी और अक्सर सालन भी डलवा के ले आते हैं, चाय लेके जाते हैं, चाय भी ले चाय आते हैं, मजदूर तबका उसमें चाय भी डाल के लेके बिल्कुल जाते ऐसा होता है। तो उसका क्या नुकसान होता है? जापान में ओवन बंद होने के पीछे रीजन क्या थी और ओवन किस तरह हमें बीमार कर रहे हैं? आज एक पेशेंट मेरे पास आया कैंसर पे। आज के इस एपिसोड में डॉक्टर जमील मेहरवी आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से हम अपने मैदे को पहले बीमार करते हैं और मैदा बीमार होने के बाद हम अपने जिस्म को और बीमारियों में गिरफ्तार करवा लेते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद आपको आपकी सारी गलतियाँ पता चलेंगी जिसकी वजह से हमारे स्टमक तबाह होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक ऐसे ऑर्गन पे है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बीमार भी हो सकती है और ठीक भी रह सकती है। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि स्टमक का कितना रोल है हमारी पूरी बॉडी में? स्टमक का रोल जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे घर में किचन का रोल होता है, जिसको किसी दौर में हम बावर्ची खाना भी कहते थे, किसी दौर में हम इसको जो है वो शिफा खाना भी कहा जाता था। तो बॉडी के अंदर सबसे पहला जो रोल प्ले है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है। यानी जो निज़ाम है हमारा, वो हमारे मुंह से शुरू होता है और मुंह से लेकर ग़िज़ा की नाली, उसके बाद फिर हमारा स्टमक, फिर हमारे इंटेस्टाइन्स स्मॉल एंड लार्ज, और उसके साथ साथ लिवर हमारा, फिर हमारा पैंक्रियाज, फिर हमारा जीबी का ब्लैडर, ये सारी चीज़ें मिलकर निज़ाम। अगर हमारा स्टमक ठीक है तो हम फिट हैं। फिट रो और हिट रो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे स्टमक के साथ है। इवन दो के बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक आपके मैदे के साथ है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ जो हार्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं ना, हार्ट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इस वजह जो, और आर्टरीज और वेंस ब्लॉकेज वगैरह जो होती हैं, वॉल्व्स के इश्यूज़ होते हैं, इसके पीछे भी हमारे स्टमक का बहुत बड़ा हाथ है। और उसमें एच पैलोरी जो है वो भी बड़ी सारी फहरिस्त है, क्योंकि ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, और उसकी वजह से हमारे हार्ट डिसऑर्डर भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेंट डाल दिए जाते हैं, सारी उम्र दवाइयों पे लगा दिया जाता है, या डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह के चक्कर में हमें वो जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं या ऐसी अद्वियात हैं जो डिप्रेशन वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, या स्लीपिंग पिल्स हैं, उन पे लगा दिया जाता है, और हम सारी उम्र जो है ना वो नफ्सियाती मरीज़ की तरह से दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो जाती हमारे स्टमक में है और उसके बाद स्टमक हमारा पहले से ख़राब है और बिगड़ता है, तो मसले हमारे जो है ना जिन भूत जादू टूना तक फिर पहुँचते हैं, अजीबोगरीब किस्म के वसवसे हैं। सो मैदा जो है ना वो हमारा सेट रहना चाहिए, उसकी हरारत ठीक रहनी चाहिए, खुराक सही हज़म करे, जुज़्व बदन बने। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ एक काम बड़ा जो हम गलत कर रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि हम ना अंधाधुंध बेधड़क होके बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, पसियारखोरी है। जबकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और उसी तरह आप सल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। अब हम देख लें कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम खाते इतना ज़्यादा हैं कि
और दूसरी बात ये है कि स्टमक जो है ना उसको हम फुल इतना कर देते हैं, और जो हाजमे का ताल्लुक है ना वो हमारे यहाँ मुंह से शुरू होता है। सबसे पहला उसका ताल्लुक हमारे हाथ से है। हाथ से ये उंगलियों के पोर से है। यानी जब भी आप खाना खाओ, सुन्नत रसूल ये है कि आप हाथ से खाएंगे। लेकिन किसी ने हमें हाथ में कभी चम्मच दिया, फिर उस चम्मच से निकल कर उसके साथ एक कांटा भी आ गया, फिर उसके साथ एक छुरी भी आ गई, फिर हम छुरी चम्मच और कांटे के साथ खाना शुरू हो गए और हमारा हाथ वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म। और हमने ये समझा कि इस तरह खा के शायद हम अपने आप को समझते हैं हम कि मॉडर्न है। तो फिर हम जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए तो फिर देख लें कि मॉडर्न दवाइयाँ भी आईं, मॉडर्न नॉलेज भी आया। हाथ से खाने का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे ये पोर जब खाने पे यूज़ होते हैं तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब हम इस हाथ से खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम में यहाँ एक करंट रिफ्लेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, वहाँ से करंट निकलता है और पूरी हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्व्स के थ्रू बॉडी में लहर दर लहर निकलता और फैलता रहता है। अगर वो हमारे पाँव से बाहर निकलता है यूं, तो तलवे से बाहर निकलता है तो वो हमारी ज़मीन के कशिश शकल के साथ हद करता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल फिर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, बैलेंस रहते हैं, खड़े हो सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को आप देखते हैं कि नॉर्मेलिटी उनके अंदर यानी डिसेबिलिटी है, लड़खड़ाते हैं, सही खड़े नहीं हो सकते, चलना फिरना मुश्किल है, तो उनके लिए मसाइल है। इसी तरह से यानी जो हम वो खाना खा रहे हैं ना, अच्छा आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि हम किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हो तो हाथ मिलाते हुए सम टाइम कभी कभी वो ऐसे लगता है दूसरे के साथ हाथ टच किया तो हम कहते हैं उफ करंट पड़ा आप में से, लगा। सऊदीया में तो ऐसा बहुत होता है। ऐसा वो है कि जब वो आप एक दूसरे के साथ हाथ लगा रहे थे तो ये मेरा हाथ है और ये किसी और का हाथ है, तो दोनों जब ऐसे शेक हैंड कर रहे थे तो मेरी भी रेजेस यहाँ आ गई और उसकी भी आ गई और दोनों एक ही टाइम पे टच हुई, तो फिर उस वजह से वो करंट फील होता है और वाकई करंट होता है, वो पड़ता है। अच्छा, इसको जब हम खाना हाथ से खाएंगे ना तो फिर हाथ से खाते हुए वो जो रेजेस आ रही है ना वो आपके उस खाने में शामिल होंगी, खाना आपका हजम सही होगा, जुज़्वे बदन सही बनेगा। हाथ से खाना चाहिए। फिर इवन यहाँ तक है कि इसको खाने के बाद जो आप नवाला लिया या जो भी चीज़ आप खा रहे हैं हाथ से, ये ज़ाहिरी बात है शुरू में खाने के साथ टच हो रहे हैं तो ज़ाहिर है खाना आपका ग़िज़ा कोई भी जो आप ले रहे हैं वो इसके साथ टच होगी। और ये फिर एंड उसका ये है कि जैसे ही आपने वो नवाला लिया, थोड़ा सा चबाया, फिर आप इसको इस तरह से करके साफ़ करेंगे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें सुन्नत में तरीक़ों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसको कहेंगे यार जाहिल आदमी है, कितना क्या कर रहा है ये, इस तरह खाते हैं। आज हमारे बच्चों को स्कूल्स के अंदर लंच बॉक्स, और उस लंच बॉक्स के अंदर क्या कुछ होता है, और वो तो नूडल्स, वो नगेट्स, नगेट्स, उसके बाद फ्रेंच स्लाइस, फ्राइज, डिफरेंट डबल रोटीज के डिफरेंट स्लाइस, और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी तो हार्मफुल है ही हैं। चम्मच, छुरी, कांटा, और टीचर वहाँ पे ये सिखा रहा होता है कि इसके साथ आपने कैसे खाना है, जबकि वो हाथ से खाना है। तो हाथ से खाएंगे तो उसका प्रोटोकॉल कुछ और है। रेजेस जो है वो उस खाने में पहले तो वो शामिल होंगे, फिर जब आप इनटेक कर रहे होंगे मुंह में लेके जाएंगे, उसको घुमाएंगे मुंह में अच्छी तरह, कम से कम हर दांत के नीचे एक दफ़ा चबाएं। तो कितने दांत हैं? 32 दफ़ा आपको चबाना पड़ेगा एक नवाले को। तो अगर आप 32 दफ़ा चबाएंगे ना गिन के, तो आप ज़रा तजर्बा कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, आपको ऐसे फील होगा कि जिससे ना आपके मुंह में वो पूरा एक जूस की शक्ल इख्तियार करेगी, यानी लिक्विड इतना। और उसमें क्या होगा कि आपके एक तो ये वाला करंट जो नर्वस सिस्टम वाला वो, प्लस इसमें ऐसी रेजेस हैं जो उसमें बरकत, खैर और आपकी सेहत और उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। एंड सेकंड, जब आप मुंह में उसको चबाते हैं, देर तक उसको आप चबाते रहेंगे तो आपके मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइवा, आपके एंजाइम्स, कई सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से
इन फ्रंट ऑफ, यानी आपके आके बाहर गेट से वेलकम करते हैं आपके उस खुराक को। और वो खुराक जब आप इतनी अच्छी प्रोटोकॉल के साथ कोई लेकर जाएगा ना, तो उसकी पोजीशन कुछ और है। उसके बरक्स ये है कि जैसे ही हमने जैसे किसी भी गमी खुशी शादी ब्याह पे जाएं तो क्या होता है, जैसे ही खाना खुला तो बस टूट पड़ो। और उसके बाद फिर इस कदर लोग ऐसे खाते हैं कि यूं ऐसे वो गया। तो उसे पूछो ना, या उसे कह दो कि या भाई इतनी स्पीड किस बात की, चबा के खाओ, आराम से खाओ, दांत अल्लाह ने किस लिए दिए हैं? कहते हैं मैदा किस लिए, ये काम मैदे, ये तो मैदे ने करना है। ओ भाई अकल के अंदो, ये मैदे ने नहीं करना, मैदे का कुछ काम और है। अल्लाह ताला ने उसका जो वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा निज़ाम, उसका पहला काम यहाँ से शुरू हो रहा है। पहली बात तो है कि ये जो सामने के दांत हैं, ये इसको काटने के लिए, साइडों वाले तोड़ने के लिए, और जो पीछे वाले हैं वो पीसने के लिए। तो क्या हमने इस चक्की में उस खुराक को, जो भी इवन दो केला ही क्यों ना हो, तो क्या हमने उसको उस तरह से तोड़ना, काटना, चबाना वगैरह, क्या हमने सारा प्रोसीजर पूरा किया? कभी भी नहीं किया। चावल लोग खा रहे होते हैं तो उनसे बात करो ना, यार इसको आराम से चबा के थोड़ा सा इसको ज़रा वो कर लो, तो कहते हैं ये भी कुछ चबाने वाली चीज़ है। अब नूडल्स वगैरह देख लें बच्चे किस तरह से वो उसी तरह ही खाई जा रहे हैं, उसी तरह ही निगल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये जैसे वो फालूदा की सेवियाँ होती हैं। जो हम खाना बगैर चबाए खाते हैं, मतलब प्रॉपर चबाए बगैर हम अंदर ले जाते हैं, उसका हमारे स्टमक पे क्या नुकसान होता है? जो काम यहाँ से काटना, तोड़ना, पीसने का होना था, दांत यहाँ लगे हैं या मैदे में? यहाँ मुंह पे। तो फिर मैदे के अंदर तो कोई दांत नहीं है, वहां क्या होगा? फिर खुराक देर तक पड़ी रहेगी, तफन होगा कि नहीं होगा, बैड स्मेल होगी, पैदा हो जाएगी, पॉइजन हो जाएगी आपकी वो खुराक, जुज़्वे बदन नहीं बनेगी, बीमारियां तो वहां से शुरू होंगी। तफन, उसका सारा पॉइजनिंग फ्लूइड हो जाएगा, टॉक्सिस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगी। जहां करना था कोई चीज, वहां अगर नहीं की तो फिर अंदर तो कोई दांत नहीं है। तो दांतों का काम जहां अल्लाह ने रखा है उसको सिस्टमैटिकली उस तरह से लें, आराम से। पहली बात तो है कि खाना सुन्नत तरीका ये है कि आप बैठकर जूते उतारें और बैठकर खाएं। अगर आप डाइनिंग पे भी बैठ के खा रहे हैं तो जूते तो उतार लें, या तो जूते पहने हुए हैं। जूता उतार के खाना खाना क्यों जरूरी है? मैं इस पे अभी एक स्टडी कर रहा हूँ आजकल। मैं जूते उतार के, जब से मुझे पता चला, मैंने इस हदीस को पढ़ा देखा, तो उसके मुताबिक मैंने उतार कर खाना शुरू किया है तो मुझे उसके बेशुमार फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन की कशिश शकल के साथ आपके पाँव अर्थ कर रहे होते। नंगे पाँव आप अपना बताइए ज़मीन पे कब चले थे? शायद बचपन में। नहीं 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 नहीं, शायद 1 महीना पहले। मैं अक्सर चलती हूँ। ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्श टाइल नहीं, पत्थर। मैं ग्रास पे। हाँ ग्रास पे, ठीक है, ग्रास पे। ठीक है, वो ठीक है। अदर देन अगर हम वैसे देखें तो नहीं, फिर तो नंगे पाँव नहीं चलते। कोई भी नहीं है। सो डिपेंड ऑन के हम वो। दूसरी बात आ गई कि आराम से सुकून से चबा के। अच्छा आप देख लें कि जानवर जब कोई भी बीमार होता है या किसी टेंशन में परेशानी में होता है, या जब वो नाराज़ होता है अपने मालिक से, जानवर भी तो नाराज़ होते हैं कि नहीं होते? परिंदे आपने रखे हुए हैं, वो आपसे नाराज़ होते हैं। पेट्स रखे हुए हैं लोगों ने, वो भी आपसे नाराज़ होते हैं। घर में कोई गमी खुशी हो जाए तो जानवर जो आपने रखे हुए थे ना, सोग या परेशानी सिर्फ आप पे नहीं है, वो जो जानवर रखा हुआ है ना घर में, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, वो भी सोग में होता है और वो खाना छोड़ देता है। अगर उसका जो रिलेशन था ना, अगर वो घर में किसी ऐसे फर्द के साथ था जिसकी डेथ हो गई, या किसी ऐसे फर्द के साथ था उसकी शादी हो गई, वो चला गया, या मुल्क से बाहर चला गया, तो फिर आप उस जानवर को देखें वो कितना सोग में होता है। और वो सोग में खाता नहीं है, टेंशन में नहीं खाता,
और हम टेंशन में बेतहाशा खाते हैं, सिस्टम को हम छोड़ ही नहीं रहे। तो जब आप कभी भी टेंशन में हो, किसी मसले में हो या इस तरह की कोई परेशानी हो तो मत खाओ, वरना वो खुराक आपकी बॉडी में बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी और करती है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है। उस टाइम पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ लोगों की भूख खत्म हो जाती है। अच्छा, आप ये देखिए ना, कुछ अरसा अगर हम पीछे जाएं, माजी के थोड़ा सा आईने में ज़रा झांकने की कोशिश करें, या तो डेथ होती थी तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन जिस घर में डेथ होती थी उस घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या जलता था? नहीं जलता था। मोहल्ले वाले जो होते थे ना, गली मोहल्ले वाले या जो भी नियरेस्ट आपके नेबर्स होते थे, वो आने वाले गेस्ट्स को अपने घरों में ठहराते थे, खाना अपने घरों में खिलाते। अब उल्टा काम हो गया है कि एक मोहल्ले में डेथ हो जाती है तो 35 घर तो इस काम पे तैयार हो जाते हैं कि जनाब उधर डेथ हुई है ना, उधर ही चलेंगे, उधर ही खा पी आएंगे, जान छूटी, हमने क्या पकाना है। किस पे बोझ है भाई? उधर कोई वलीमा तो नहीं है ना, क्या है कि सालगिरह है? बजाय इसके कि यार उनके आने वाले गेस्ट्स को हम अकोमोडेट करते जैसे पहले करते थे, उल्टा हमने क्या कर दिया, उल्टा हम भी हम मल्लेदार होके 35 लोग, उसके 35 घर वाले उसके ऊपर बोझ बन गए। 35 को 200 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो हमने 7 8 10 हज़ार का बोझ तो उन पे खाने का हमने डाल दिया। क्यों भाई? वजह तो इस तरह की टेंशन में भी नहीं खाना चाहिए। पहले लोग नहीं खाते थे। तो जब भी कभी टेंशन हो, इजी रहो, अपने आप को जरा खाने से थोड़ा सा दूर रखें, सिस्टम को रिलैक्स होने दें। अच्छे मूड में हो तो खाने पे बैठें, नहीं तो ना बैठे। यहाँ तो नाराजगी में भी लोग बैठे होते हैं। सुलह तो खाने पे ही होती है फिर। जब हम नाराज होंगे तो सुलह भी तो करनी है, सुलह तो फिर खाने पे हो जाती खिलाओ भाई जी खाना, है। ये नाराज हैं आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि टेंशन में भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर हम प्रॉपर चबा के भी नहीं खाते तो वो हमारे स्टमक को इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बदहज़मी के मसाइल शुरू हो जाते हैं और हमें एसिडिटी बहुत रहती है, तेज़ाबियत बहुत रहती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसकी फिज़ियोलॉजी क्या है और फिर इसको किस तरह डील करना देखें, चाहिए? यहीं से आना है ना, यहीं से आपकी खुराक देर तक आपके वहाँ पे स्टमक में पड़ी रही, हरारत ही नहीं है स्टमक में, वो हरारत नहीं, ऊपर से रही कसर हम ठंडा पानी पी के स्टमक के उस आ, जो हरारत है, हीट है, जिससे खुराक हजम होनी थी, जुज़्वे बदन बननी थी, हमने उस हरारत को मज़ीद किल कर दिया। जैसे हम रमज़ान में करते हैं, रोज़ा रखा होता है, सारा दिन फाका से होते हैं और शाम को हम ठंडे मशरूबात, एक नहीं, मशरूबात का भी एक बूफे होता है कि नहीं होता? ये ऐसा बताइए, ही है, बिल्कुल ऐसा। होता है ना? बिल्कुल ऐसा। कहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस बने हुए हैं, डब्बे के जूसेस भी पड़े हैं, स्कंजबीन भी पड़ी हैं, जाम शीरी भी पड़ा है, और भी कई सारे मशरूब ऐसे पड़े हैं, लस्सी भी पड़ी है, दूध भी पड़ा है, दूध सोडा भी पड़ा है, तो कई सारे मशरूब हैं। तो हमने तो मशरूब, अच्छा हर मशरूब हमने चिल किस्म का ठंडा किया होता है, और तो मीठा भी। मीठा, तो जैसे ही हमने वो अल्लाह अकबर होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा स्टमक में स्टमक डाला, में वो डाल देते हैं। तो फिर अगले कुछ 10 15 मिनट के बाद सर में दर्द, पट्टों में खिंचाव या डजीनेस, लिथार्सी, यानी पंजाबी कहते बोकी डिगी पई, उठ नहीं सकता, सकत नहीं रही, बुरे हालात हैं। असर कौन, वो मगरब कौन पड़े फिर? असर तो पहले ही नहीं पड़ी उसने, कि रोज़ा रखा हुआ था। तो रखा हुआ था, रोज़ा बहुत लग गया सी, और मगरब इस वजह से नहीं हुई। अच्छा, जो मगरब पढ़ने में इतना मुश्किल है उसकी, तो जब उसकी आए वो इशा, तो फिर उसकी 17 रकत और उसके बाद 20 तरावियाँ कौन पढ़ेगा? मुश्किल हो गया ना। तो उसी तरह से हमें तंदुरुस्ती में भी, आम दिनों में भी खुराक को उसी पॉइंट से देखना है। जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा ना रहो।
कि हमने बस आज आखिरी है, शायद इसके बाद नहीं मिलेगा। और आप बड़ी बड़ी अच्छी महफिलें देख लें, बड़े बड़े अच्छे यानी फंक्शंस देख लें, गेट टुगेदर्स देख लें, जब खाना खुलता है ना और अशरफुल मखलूक़ात को देख लें खाते हुए, तो वो जो जानवर है ना वो भी शर्मा जाएं कि यार इस तरह तो हम भी नहीं। ओवर ईटिंग तो समझ में आ गई कि जितना हम ओवर ईटिंग करेंगे वो हमारे स्टमक को अपसेट करेगी। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, कभी ऐसा हुआ है, मुझे ये बताएं, कि हम गाड़ी लेके निकले, हम कहीं भी 100 किलोमीटर 10 20 50 किलोमीटर कोई भी हमने ट्रैवल करना है, तो हमारे पास उतना तो फ्यूल होता है ना। तो कभी ऐसा साथ साथ खर्च भी हो रहा है, जब हम जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, 300-400 किलोमीटर सफ़र तय करना है, पेट्रोल टैंक फुल कर लिया, मुझे और आपको पता है कि इससे एक टैंक से हम इस्लामाबाद तक इजीली चले जाते हैं, कुछ पॉइंट्स बच ही जाते हैं ना एंड पे टैंकी में। कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में हम रुक के हर पेट्रोल पंप जहाँ से आ रहा है हम थोड़ा थोड़ा उसमें पेट्रोल डलवाते रहे? कभी किसी ने ये हिमाकत की? नहीं। तो ये अपनी टैंकी के साथ क्या कर रहे हैं हम, 2 4 5 मुख्तलिफ खाने, कौन सी चीज़ किसके साथ खानी है नहीं खानी है, क्या करना है, लगे हुए हैं बस अंधाधुंध। आप ये देख लें, इन दिनों में सर्दी है, इन दिनों में जो फंक्शंस चल रहे हैं ना, शादी ब्याह या कोई भी तकरीबात, उसमें खाना है, खाने में 2 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बीच में किसी ना किसी ने कोई आइसक्रीम भी रख दी हुई है, वो आइसक्रीम भी खाना शुरू होगी। खाना खाया और आइसक्रीम, यानी खाना खाने के बाद जब आप आइसक्रीम खाएंगे, पहली बात तो ये आइसक्रीम ही नहीं है, तो डिफरेंट सब्जियों और फलों के एक्सट्रैक्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको वो फ्रीज़ किया हुआ है, बाकी ग्लूकोज और कई सारी चीज़ें डाल के, आइसक्रीम है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप वो खाएंगे तो ठंडी है, आपने खाना खाया, मटन ही खा लिया, चलें किसी ने बहुत अच्छा मटन बनाया हुआ था आपके लिए, शादी पे ही सही, आपको इतना अच्छा मटन दे रहा है वो, इतनी अच्छी वो आपको प्रोटीन डाइट दे रहा है, और उसके बाद आप हमाकत कर रहे हैं कि आइसक्रीम पड़ी है बट ठीक है खाओ, और इस कदर खाते हैं लोग, गिलास भर भर के गिलासों में डाल के खाते, क्या नहीं खाते? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चले ये चाय कौन लेके आ रहा है, किधर से आ रहा है, ग्रीन टी है, ओ पिंक टी है, ओह कमाल हो गई, तो फिर आइसक्रीम खाई, और अच्छा उससे पहले खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ली हुई है, ऊपर से आइसक्रीम ले ली, और उसके बाद फिर पिंक टी ले ली। फिर जो भी टी पड़ी है, पर वो टी नहीं, टी भी एंड उस पे करना है। तो वो जब हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि पहले हमने प्रोटीन ली, फिर उसके बाद हमने सर्द चीज़ यानी ठंडी चीज़ आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी ले लिया, और उसके बाद एकदम फिर हमने उसी वक्त अगले ही लम्हे जाके यूं हाथ डाला और वहाँ एक गिलास जो है जो भी वो पड़ा है डिस्पोजेबल, आपने उसमें टी ले ली, पिंक टी ले ली, या कोई कहवा है, ग्रीन टी है या पिंक टी है, जो भी ब्लैक टी, जो भी आपने लिया, तो वो गर्म है, तो आपने अपने मैदे के साथ क्या किया, गर्मी खुश्की का एनवायरनमेंट पैदा किया, पहले ठंडा लेने से, उसके बाद ऊपर से गर्म चीज़ लें तो गर्म सर्द हो गया, फिर क्या होगा, क्या होगा? मसले ही मसले। कौन कौन सी बीमारियां हमारे मैदे से लग जाती हैं हमें? हर बीमारी आपके मैदे से स्टार्ट होती है, जैसे कि शुगर आपके मैदे से, ब्लड प्रेशर आपके मैदे से, पार्किंसन आपके मैदे से, राशा जिसको कहते हैं, फारज के अटैक्स आपके मैदे से, हेपेटाइटिस आपके मैदे से स्टार्ट होता है, और हार्ट प्रॉब्लम आपकी सारी की सारी आपके मैदे से, गायनी के तमाम मसले वहाँ से हैं, बेऔलादी के तमाम मसले मैदे से हैं, आपके जोड़ों के मसले उसी मैदे से हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, फूड प्रोसेस, खुराक ने हजम होना है, जुज़्वे बदन बनना है, किसने बनाना है, स्टमक ने, उसके बाद लिवर में गई वो खुराक, उसने मेटाबोलाइज करनी है खून में जुज़्वे बदन होने के लिए, तो अगर यहीं पे ये डाइजेस्टिव ट्रैक ही आपका इतना ही ठीक नहीं, तो गुर्दे में पत्थरियां भी यहीं से आ रही हैं, आपके पित्ते के अंदर जिसको पत्थरियां कहा जाता है होती नहीं, वो भी वहीं से आ रही हैं, आपके जोड़ों के दर्दों के मसाइल वहीं से आ रहे हैं, आपके मोरों के मसले वहीं से आ रहे हैं, ख़वातीन के अंदर बेऔलादी, गायनी, वहाँ के सिस्ट फेब्राइड मैसेज वहाँ से बन रहे हैं, यानी मैदा बच्चे ठीक ग्रोथ नहीं करना कर रहे। कितना इम्पोर्टेंट है, और हम लोग सबसे ज़्यादा ज्यादती करते ही अपने मैदे के साथ है। सबसे ज़्यादा ज्यादती होती ही स्टमक के साथ है।
हमें सिर्फ एक हवस पड़ी हुई है कि बस टका के खाओ, और जितना ज्यादा खाओगे, माएँ अपने बच्चों को क्या करती हैं, खाओ ना बेटा और लो, ज्यादा खाओ। नहीं नहीं मेरी जान, आपने खाया क्या है, इधर आओ ना, बात सुनो। अच्छा चलो, ये एक नवाला दादी का, एक दादा अबू का, सबका एक। दो नानों के, एक नाना अबू का, चलो चलो ये एक मामू का भी हो जाए ना, मामू भी तो चीजें लेके देते हैं। अच्छा चाचू का तो रह ही गया, एंड पे पप्पो भी याद आनी है, अगर आ गई तो, वरना मुश्किल वाली बात है इस वक्त पप्पो को याद करना। सो इस तरह की चीजें। फिर अच्छा मेरी जान नहीं, एक मेरा, और एंड पे कोई अगर बच्चे ने बस कर दी, इधर तक आ गया है, नहीं नहीं ये जो आखिरी घूंट है ना, आखिरी घूंट, ये बरकत है। ये शिफा वाला, ये ये बरकत वाला है, ये होता तो है। पीना पीना ही पीना है। और कुरान में लफ्ज़ आते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ नहीं। जहां पे आप अब गौर करना शुरू करें, सिर्फ जहां पे आपका इसराफ आपकी बॉडी आपको बताएगी, और बताती है, बताती है। वो बताती जैसे है। ही आपको इसराफ की खबर अंदर से आए ना, रोक दे। छोड़ दे। मुझे अगर अब फील हो ना कि ये जो नवाला मेरे हाथ में है, ये नवाला इसराफ वाला है, ये इसराफ है, तो मैं नवाला रख देता हूँ, मैं छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, उड़ जाता हूँ, वो चिड़ियों को कहीं में कहीं बाहर डाल देते हैं। मेरे घर में 2-4 जगहों पे मुख्तलिफ कॉर्नर्स में कुनालियाँ पड़ी हैं, वहाँ पे परिंदे आते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को। हमारे मैदे में अगर फूड पड़ा हुआ है और वो पॉइजनस हो गया है, तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, या उसकी वजह से हमारा पेट लूज हो जाता है, क्योंकि ये दो बहुत मेजर मसले हैं। देखें कब्ज़ जो है ना, कॉन्स्टिपेशन, ये एक अलामत है ये इटसेल्फ बीमारी नहीं है। ना, अच्छा, कब्ज़ इसको, यानी बीमारी हाँ नहीं है। बीमारी नहीं, एक अलामत है आपका। अच्छा, यहाँ ये मसला बना हुआ है इस वक्त कि कौम ये चाहती है, लोग बहुत सारे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेशनल इश्यूज के साथ डिट्रैक हुए पड़े। और लेडीज ज़्यादा हैं। हाँ, उतना ये है, वो लेडी इसलिए भी ज़्यादा है कि जैसे वो बच्चे को खिला रही होती ना, उसी बच्चा हुआ तरह। वो खुद भी खा अच्छा लेती है। वो खुद भी ऐसे ही करती हैं। अच्छा ये किसने छोड़ा, तुम्हारे बाप ने, लाओ ये भी दे दो, दोनों वाले हैं, वो भी उसने ले लिए, फलां बच्चे ने छोड़ दिया, वो भी उसने ले लिया, इस बच्चे ने भी छोड़ दिया, बड़े ने छोड़ा, किसी ने ऐसा ही छोड़ा, है, वो सारा वो उन्होंने ख़त्म करना सारा, होता है। वो समझती है ये बास्केट ना इधर ही है मेरे, एक ऐसा ही है। ज़ाया ना हो जाए, ज़ाया ज़रूर करना है, ले दोनों वाले नहीं है, केड़ा मुश्किल है, वो दो दो करते तो अच्छा खासा हो जाता है। हुँ, तो फिर समझ आती है कि अफारा हुआ पड़ा है, पेट फूल रहा है, हुँ, डकार नहीं आ रहा, गट तक आपके वो आया पड़ा है, गट इश्यूज बन जाते हैं, आपकी गज़ा की नाली में मसले बन जाते हैं। हुँ, यहाँ पे ऐसे लगता है, ऐसे यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे ना कोई चीज़ दबोच रही है, हुँ। सांस घुट रहा है, कुछ हो रहा है। और सांस कभी-कभार ऐसा भी होता है कि खींच-खींच के लेना पड़ रहा होता है आपको। सो समटाइम आपके इधर टीथ, चेस्ट मसल्स में प्रॉब्लम, बैक पे और इधर बाजू की तरफ आई तो आपकी दौड़ें लगती कार्डियोलॉजी की तरफ। ईसीजी भी नॉर्मल, इको भी नॉर्मल, कख नहीं आता उस रिपोर्ट में, लेकिन इंड्राल पे फिर भी लगा दिया जाता है, खाओ, ये हार्ट की दवाइयों पे लगा दिया। स्टमक इशू है, ब्लड हुँ। प्रेशर जिसका भी है, गैसेस और ज़ाबियत और उसकी वजह से, तो फिर हम एंड्रोल क्यों लेते हैं? हर डॉक्टर देता है, वो कहता है हार्ट बीट प्लस माइनस हो रही है, फ्लक्चुएशंस हो रही है, दे दो ठीक है। आप तो इस बात के कहते हैं, यहाँ तो मिर्गी की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, मिर्गी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। मिर्गी की दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? सर में शदीद दर्द, मिर्गी की दवाई, फिट्स पड़ रहे हैं हल्के फुल्के कोई भी आ रहे हैं, हर फिट्स तो मिर्गी का नहीं है ना। ईईजी टेस्ट करवा दिया, हुँ। नॉर्मल आया, फिर और जगह से भी करवा लिया, नॉर्मल आया, फिर भी मिर्गी की दवाइयाँ तो सर में दर्द भी स्टमक की वजह से होती है? तो होती है ना, नर्वस सिस्टम है। हुँ। यहाँ तो आप जिसे कहते हैं ना नींद बेहोशी, सेमी कोमा, या आपको कुछ होश नहीं होती कि आप कहाँ फिर रहे हैं, कौन आपके पास बैठा है, पहचान वान कुछ नहीं होती, आप देख रहे होते हैं बट सेंसलेस होते हैं।
इस तरह की पोजीशन भी होती है, तो वो भी स्टमक की वजह से लिवर पे इफेक्ट होता है, लिवर के अंदर सोजिश हो गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और उसके एंजाइम्स बढ़ गए, और एंजाइम्स ज़्यादा बढ़ गए और उसका इफेक्ट जाके आपके ब्रेन पे हुआ, तो हेपेटिक इंसेफलोपैथी भी होती है, और इसकी वजह भी यही है। सो एक उज़्व ऑर्गन है आपका, अगर आपने उसको सही रख लिया, आजकल हम रूम टेम्परेचर मेंटेन करते नहीं करते, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन रखो। कब क्या किस तरह का लेना है कोई पता नहीं, अंधाधुंध लगे हुए खाई जा रहे हैं, कौन सी चीज किसके साथ खानी है, कौन सी किसके साथ नहीं खानी, लगे हुए। कब इसके बारे में आप क्या बता रहे थे कि ये एक अलामत है? देखें, लोग इस वक्त ये करते हैं कि वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हम लें और हमारी रफ़ा हाजत जो है वो ठीक हो जाए, सारे इसी पे। कोई सिस्टम को सिस्टमैटिकली ठीक करना ही नहीं चाह रहा कि सिस्टम ठीक हो, कब्ज़ के क्या इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं। आपका सिस्टम ठीक हो, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक हो, तो आप वाशरूम में जाके बैठें, रफ़ा हाजत आपकी आसानी से ईजी वे से पास होनी चाहिए। अगर आप, अच्छा एक मसला इसमें और भी है कि कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं हमारा पेट शायद लूज़ है, यानी वो एक दफ़ा सुबह उठे, वाशरूम गए, रफ़ा हाजत थोड़ी सी हुई, उसके बाद फिर आ गए, फिर कोई आधे घंटे के बाद, घंटे बाद, अगले 2-3 घंटों में या 1.5-2 घंटों में उन्होंने 2-3 दफ़ा जाके बार बार बैठना है और थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना रफ़ा हाजत जो है ना वो उनको होती है, तो वो भी कब्ज़ है। अच्छा। वो लूज मोशन नहीं है, या वो बार बार इस तरह से आना उनका जो है वो मोशन में नहीं आएगा, कब्ज़ में आएगा। लेकिन कोई आपको दवाइयाँ खिलाई जा रहा है कि नहीं ये मोशन है, इसको रोको, तो वो पहले ही कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, रही कसर आपने ये पूरी कर दी और उस पर। और कौम इस वक्त ये चाहती है कि मुझे राह चलते एक टोटका मिले और मैं ये खाऊं, बस मेरी तो आप कब्ज़ कह रहे खत्म हैं कि हो। दवाई भी ना खाओ, सिस्टम टोटके नहीं, भी मैं ना ये नहीं करो। कह रहा, वो पहले अपने सिस्टम का इलाज करे, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक होना चाहिए। जो बातें हमने शुरू में कर ली, अगर वो उन बातों पे पूरी तरह तवज्जो दे तो ये होगा ही नहीं, और अगर हो चुका हुआ है तो फिर वो जो है ना, वो जो आपका अपना तिब्ब इस्लामी का जो निज़ाम है, जो अल्लाह हेल्थ सिस्टम है, जो तिब्ब कुरानी और तिब्ब नबवी है, जो आपका नेचुरोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आप उसमें जाकर इलाज लें। अगर उसका ये मसला है कि उसे हर थोड़े टाइम के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, और उसे हर 2-3 घंटे के बाद वॉशरूम जाना और रफ़ा हाजत करना है, तो फिर उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए तिब्ब नबवी के अकॉर्डिंग और कुरानी सिस्टम के नहीं, अकॉर्डिंग? वो देखेगा, वो तो जब किसी मुआलिज के पास जाएगा तो वो देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग टू कि उसकी मिजाज क्या चल रहा है, उसके मुताबिक उसका इलाज, वो दवाई, खुराक और परहेज़ उसको देगा या करेगा। ये जो टोटकाइज़्म है ना इस वक़्त, इसको मैं बड़ी सख्ती से कंडेम्ड करूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ बैठ के अगर तो कोई वीडियो वायरल करना चाह रहा है और वो उसमें चाहता है कि मुझे फटाफट को तोड़ के बताओ, और उधर लोग धड़ाधड़ उसको आगे वायरल करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी टोटके बताने वाले हैं ना, इनको खुद थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, या तो इनको मिजाजों का नहीं पता, या इनको ये नहीं पता, लेकिन वो, जैसे आज सुबह मैं ड्राइव कर रहा था तो एफएम मैं सुन रहा था गाड़ी में, तो वहाँ पे किसी ने उसको, एंकर को, एफएम रेडियो के ऊपर सवाल कर लिया कि जी मुझे सर में खुश्की, डैंड्रफ और बाल जड़ते हैं इस तरह से, तो उसने वहाँ बैठ के वो टोटका बताना शुरू कर दिया, और थोड़ी की देर गुजरी तो किसी का फ़ोन फिर आ गया, उसने कहा जी मुझे भी कोई ऐसी चीज़ बता दे, मुझे खांसी है। तो कौम को चाहिए ना कि भाई वो एंकर है, वो कोई तबीब थोड़ी है या डॉक्टर थोड़ी है जिसको आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो यहाँ कौम की भी इस्लाह होनी है कि हमने राइट वे और राइट डायरेक्शन पे रहते हुए हमने किससे कौन सी बात पूछनी है। कभी बाल मोची से कटवाएं किसी ने? क्यों? कैंची चलानी तो उसको भी आती है, सही नहीं चलाएगा। सही नहीं कटिंग चलाएगा। सही नहीं करेगा। हाँ। हालांकि बाल तो
कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, महीने बाद ही सही, बाल दोबारा फिर बड़े हो जाएंगे, फिर किसी सही सैलून से जाके करवा लें तो बैलेंस तो हो जाएंगे, लेकिन वो हम नहीं करवाते और बाकी हम सारा कुछ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम खानों पे बात कर रहे हैं और हमने ये भी बताया कि अगर इस तरह का मसला आपके साथ हो जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन है या पेट लूज़ हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे ओवन बहुत यूज़ होता है। अब माएँ भी थोड़ी-सी सोल हो गई हैं, चूल्हे पे खाने कम ही गर्म होते हैं, ओवन्स में हम कर लेते हैं और जापान में ओवन बंद भी हो गया है। तो जापान में ओवन बंद होने के पीछे रीज़न क्या थी और ओवन किस तरह हमें बीमार कर रहे हैं? पहली बात है कि जो खाना या जो भी चीज़ बस उसमें गर्म करते हैं ना, वो पूरी तरह से गर्म नहीं होता। आप उसको देख लीजिएगा, ऊपर से गर्म और अंदर से उसमें कूलिंग, ठंडा होगा। सालन जो भी चीज़ है, इवन अगर कोई गोश्त आपने रखा है, आप उसमें माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर रहे हैं, इवन सालन है, अगर उसमें आलू हैं, तो आलू को जब आप तोड़ेंगे तो अंदर से आलू भी ठंडा होगा। दूसरी बात ये है कि आपकी जो सालन आप वहाँ पे गर्म करना चाह रहे हैं, उसको जब आप चूल्हे पे दरमियानी आंच पे रख के जब आप उसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी आंच पे ही ये आपको चूल्हे पे बताएगा कि अगर तो उसने बुलबुले से देना शुरू कर दिए, बबल्स बने, तो साथ ही स्मेल हो जाए और बबल्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या, सालन खराब हो गया? खराब हो गया। कभी ये माइक्रोवेव ओवन में भी ऐसा हुआ? नहीं। हो ही नहीं सकता। और वो रेजेस जो हैं, जो उसके रेजेस निकलती हैं, वो रेजेस हमारे लिए वैसे ही हार्मफुल है, नुकसानदेह। तो हमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने जब देखा बीमारी, असल ये है कि हमारे यहाँ ओवन की ना वजह से कौन-कौन सी बीमारी आई? बेशुमार बीमारियां आएंगी, वहीं से आएंगी। आप देखें कि किस तरह के बर्तन रखने हैं उसमें और किस तरह के बर्तन उसमें रखने ही नहीं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ रख के उसमें गर्म कर देते हैं। तो वो जिन्होंने बनाकर बेचे और बिजनेस किया दुनिया में, अब उन्होंने तो उठा के फेंक दिए हैं, वो नहीं कर रहे और हम अभी तक लगे हुए हैं। माएँ बच्चों के फीडर समेत दूध डाल के उसमें कहाँ रखती हैं? ओवन में। ओवन में। तो रेजेस कहाँ होती हैं? और जो प्लास्टिक उसके अंदर है, उन रेजेस की वजह से वो प्लास्टिक के जो माइक्रोज में, वो अब अगर आप देखें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, तो कुछ उसके ना कुछ उसमें फ़र्क पड़ेगा ना प्लास्टिक का, कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे। यहाँ तो रोटी लाने वाले को नहीं पता, वो शॉपर में रोटी लेके आ रहा है। अच्छा, प्लास्टिक के जो शॉपर्स या बैग्स होते हैं, उसके अंदर जब हम गरम रोटी और अक्सर सालन भी डलवा के ले आते हैं, चाय उसका लेके जाते हैं चाय लोग, भी ले चाय, आते मज़दूर हैं। तबका उसमें चाय भी डाल के लेके बिल्कुल जाता है। ऐसा होता है, तो उसका क्या नुकसान होता है? नुकसान है जी, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि इसको पाबंदी भी लगाई है, मना भी किया है। और यहाँ तो आप ये देख लें कि सिर्फ शॉपर ही नहीं, बल्कि अखबार के अंदर रोटी लपेट कर उसमें डाल दी जाती है। और अखबार की जो इंक है, वो जो जिसके साथ वो प्रिंट हुआ होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं और वो सीधा सीधा उस पर लगे हुए होते हैं। और जैसे ही हम रोटी उसमें गरम गरम रख के और शॉपर में डाल के ऊपर से गिरा लगा के लेके कोई जा रहा हो ना, तो उसको चेक करके देखें, रोटी भी सिल जाती है, वो उसमें नरम हो गई, नमी-नमी आ नमी जाती है। आ जाती है, हब्स हो जाता है अंदर। और दूसरा, उसकी वजह से, यानी वो वेट होने की वजह से ना अखबार जो है, तो उसकी सारा जो वो कालक सी होती है ना, स्याही, वो भी आ वो जाती है। सारी रोटी के ऊपर आ जाती है और हम पॉइजन किस्म का कार्बन लगा हुआ वो खाई जा रहे हैं अंधाधुंध। अपनी सेहत का ख्याल कोई नहीं। फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो बैक टू नेचर होना है, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। बीमारियां अंधाधुंध इस वक्त जो है ना, वो आपके मैदे की वजह से छाई हुई। कैंसर आम होने की रीज़न? पाइल्स कहाँ से आ रही? इसी मैदे की खराबी की वजह से। बवासीर, वहां पे मुंह के मस्से बन रहे हैं, ठीक है, रेक्टम। और एक और फिशर फेस्टुला या बगंदर फोड़ा जिसको हम कहते हैं, वो भी बन रहा है, जो कि कैंसर तक भी आगे ले जाता है। कैंसर बजाते खुद आपकी ओवर ईटिंग बैड हैबिट्स की वजह से हो रहा है। आधी रात तक तुम खाते हैं कि नहीं खाते? बिल्कुल। तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट है, जो ग़िज़ा आपके जुज़्वे बदन नहीं बन सकी प्रॉपर से रस होके
हज़म नहीं हो सकी, जुज़्व बदन नहीं बनी, एक्स्ट्रा थी, बच गई, वही आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे वही न्यूट्रिएंट ही हैं जो आपके रसोलियाँ, गिल्टियाँ, फिब्राइड, मैसेज बनते हैं कि नहीं बन रहे। बिल्कुल। तो हमें अच्छा हरारत होगी तो वो मेल्ट हो जाता, प्रोसेस हो जाता। हरारत भी नहीं है तो वो पड़ा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइपोमास बने, यानी जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों में छोटी छोटी 1-2 गिल्टियाँ बनी, फिर और बनती गई और बनती गई। फिर वो कहते हैं हम गिनते रहे 100, 200, 400 तो हमने तक गिनी है, उसके बाद फिर पता कोई नहीं कितनी और बन गई। तो जितना भी हम ये खाने में बेहतियाती करते हैं, और स्पेशली ये जो एक और कॉन्सेप्ट है फ्रोज़न फूड, हम फ्रिजों में फ्रीज़र्स में रख देते हैं खाने बना बना के, और उसके बाद हम वही निकालते हैं 2 दिन का पड़ा, 3 दिन का पड़ा, और खा लेते हैं। ये हमारे मैदे को किस तरह इफ़ेक्ट देखिए, करता है? हमारे बहुत ही प्यारे अजीज फैमिली मेंबर्स जाना साहब ने है ना दुनिया से, चले जाते हैं, डेथ होनी होनी होती है। क्या कभी किसी ने डेड बॉडी को 2-3 दिन रखा है? अक्सरियत क्या करती है? बस फटाफट करो, लाओ दुलाओ, जनाजा करो और उसके बाद सुपुर्द कर दो अल्लाह के। ऐसा होता है ना। हम्म, तो कभी ऐसा हुआ 2-2 3-3 दिन हम उनको रख छोड़ें घर में, नहीं। और फ्रिज में हमने ला के गोश्त कितना डंप किया हुआ है। पूरा पूरा साल ईद का गोश्त रखते हैं लोग। हाँ। नमी जहाँ होगी वहाँ मुझे बताइए फंगस आएगी नहीं, उल्ली हाँ, लगेगी नहीं, आएगा। वहाँ पे बैड बैक्टीरिया नहीं आएगा, वहाँ पे गलने सड़ने का अमल नहीं होगा। आपके पाँव पे, आपकी टांग पे, आपके बाजू पे कहीं छोटा सा जख्म हो जाए, बिगड़ता रहता है ना, खराब होता रहता है। जख्म को जितनी मर्जी अच्छी इलाज को उसका कोई कर रहे हो, करते हैं ना, बिल्कुल। तो अगर साथ जख्म को थोड़ा थोड़ा गीला करते रहे तो जख्म ठीक होगा या बिगड़ेगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो वहां भी यही पोजीशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी ख़वातीन के प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ये लिकोरिया बहुत आम है, इसके अलावा ये बड़े पट्ठों में दर्द, और बहुत जवानी में इन्हें गंठिए भी हो रहे हैं, और इनके जोड़ों में भी दर्द हो रहा है, मोरों में भी तकलीफ हो रही है, इनका चावल ये नहीं छोड़ रही, चाय ये नहीं छोड़ना चाहती, तो फिर ये मसले कहाँ से ख़त्म होंगे? चिकन ये नहीं छोड़ना चाहते, अंडा, डबल रोटी, बाजार चले जाएं तो सौदा लेना नहीं लेना, यानी कोई और शॉपिंग करनी कि नहीं, विंडो शॉपिंग शुरू, और जाते ही सबसे पहले लड्डू पीठी वाले कहाँ से देखने हैं, दही भले कहाँ से खाने हैं, फ्रूट चाट किससे लेनी है, फिर शाम को करें अथे कलेजे तो कुछ खलोता है, बस पता नहीं, हाय मर गए। ऐसा ही होता है। आपकी बॉडी, आपका जिस्म आपको बताता है कि ये खुराक अब आपके लिए नहीं है, रिएक्शन आता है ना उसका कुछ, तो वो बॉडी आपकी, आपका हीलिंग पावर सिस्टम बताता है सॉरी, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आपने इसको ध्यान से नेक्स्ट टाइम 2 दफा 3 दफा वो चीज ले ली, हर दफा ही तंग हुए, तो भाई उस चीज से अवॉइड कर जो। हम तो अवॉइड नहीं करते, हम तो फिर देखते हैं अच्छा आ गई सामने, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक, अल्लाह तो मालिक है ही, पर उसके फरमान जो दिए हैं ना उसने। आपने फ्रोजन फूड की बात की, फनजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, सूरह बकरा की आयत है कि इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है, तो हम गौर कर रहे हैं। सब्जी वाले के पास पालक लेने चले जाए ना, अगर गर्मियों में हो तो वो ज़रा पानी शानी के उसने 2-4 दफ़ा छींटा लगाया हो तो वो ज़रा गल सड़ रही होती है ना, ऐसे ख़राब ऐसे हो जाए। क्या वो पालक कभी किसी ने खरीदी है? नहीं। और यहाँ उससे ज़्यादा नमी, उससे ज़्यादा मसले, लेकिन खाई जा रहे हैं सब कुछ, कि नहीं खाते? हम जितना भी खाना खाते हैं, जैसे हमारा फास्ट फूड की तरफ बड़ा रुझान है, हम पिज़्ज़े,
हम बर्गर्स और ये सब चीज़ें हम बच्चों को खुद पार्टी कराते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा तो माँ बाप ने लाज़मी पार्टी करानी होती है, भी पिज़्ज़े खा लो, आज पिज़्ज़ा पार्टी होगी, आज बर्गर पार्टी होगी। तो ये हम अपने बच्चों को खुद बीमार भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम उन्हें किस तरह की डाइट पे लेकर आएँ आज जो एक बच्चे भी पेशेंट खुशी-खुशी खा लें? आज एक पेशेंट मेरे पास आया कैंसर पे, और कैंसर भी उसका टेस्टिकल का, वेरिकोसल वेन वाले एरिया में, वेरिकोसल का वहाँ पर क्या बना एज? ट्यूमर। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कोई 21-22 साल है, ओह 22, माय गॉड! 22-24, इससे सो ज़्यादा। यंग। हाँ, यस। अभी शादी को 2 महीने हुए, कैंसर आ गया हुआ। कहते पता नहीं क्यों आया। मैं उसकी नब्ज़ पकड़ी, जब देखा, चेक किया, ज़ुबान देखी, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, आगे से बड़े आराम से कहता हाँ बिल्कुल। मैंने कहा बिरयानी, ज़बरदस्त खाता हूँ जी। क्या अच्छा, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे, कहता हाँ जी बिल्कुल जी, तो कमाल है, बड़ा टका के। मैं कि ये तिक्का बोटी, मुख्तलिफ ये चिकन बोटियाँ और इस तरह की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, वो तो ज़ाहिर है जी, ये तो है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। मैं कि वजह ये सारा कुछ इतना क्यों, इसी पे लगे हुए थे। कहते हैं एंजॉय करो जी लाइफ में, हुँ। चिल करो। मैं क्या चिल नहीं किया, अपने आप को किल कर रहे थे, अब वो सामने आ गया। मैं क्या अब क्या फील हो रहा है, अब तो आपके मुख्तलिफ चीज़ों में कैंसर आया पड़ा है, आपके टेस्टों में, अब कैसा लग रहा है। उसको ना कोई वो अ, मुझे उस पे उसके फेस के असरात वो नहीं लगे जो होने चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने ऐसे देखा तो उसके वालिद बैठे हुए थे साथ, और एक वालिद के लिए जवान बच्चे के जनाजे को कंधा देना बहुत मुश्किल है, अल्लाह माफ़ करे। बहुत अस्तगफिरुल्लाह, मुश्किल है। किसी के अस्तगफिरुल्लाह। साथ भी ऐसा ना हो, आमीन। किसी के साथ ना ऐसा हो। हाँ। मैंने ऐसे कुछ अपने फैमिली में ऐसे कुछ जनाजे देखे हैं, बड़ा मुश्किल है वालिद के लिए। वालिद को जवान बच्चे कंधा दे ना, लगता है, लेकिन वालिद बच्चे को कंधा दे ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा टांगे मुश्किल। कांपती हैं, जमीन हिलती है पूरी नीचे से, खिसकती है कि जमीन निकल गई पाँव के नीचे से, बड़ा मुश्किल है। अब वो वालिद की आंख में नमी थी, आंसू भी गिरे उसके। कहता जी पार्ट ऑफ लाइफ, तो चिल करते हैं, सारे कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब जितनी कुछ आपने कर लिया, अब आप जहाँ खड़े हैं, अब वो फ्रेंड शेंड दोस्त वगैरह कहाँ गए? कहता वो तो पास नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि इसको है हमें ना लग जाए। हालांकि ऐसे नहीं होता, ऐसे कैंसर वैंसर नहीं लगता। लेकिन लोग समझते हैं अभी भी ऐसे लगता हो तो फिर मैं दिन में, मेरे पास मुख्तलिफ मुल्कों से पेशेंट जो है ना, वो कैंसर के और मुख्तलिफ ऐसे क्रॉनिक किस्म के पेशेंट्स आते हैं, फिर मेरा ख्याल है मालिज जो है ना उसको तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे ऐसे नहीं होता। लेकिन बहरहाल हमें हमें अपना ख्याल करना है। कोल्ड ड्रिंक्स पी, कहता जी, मैं क्या कोल्ड ड्रिंक्स क्यों? कहता जी जब आप पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा लेंगे, आप तिक्के बोटियाँ लेंगे, पार्टीज करेंगे, चिल करेंगे, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। कभी हमने ये सोचा कितना रेवेन्यू इन चीज़ों से हमें इकट्ठा होता होगा? ऐसा ही है। होता है ना, ठीक है। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि कितना रेवेन्यू हमारा जो है ना वो सेहत के लिए मुख्तलिफ जगहों पे अरबों रुपए चला जाता है, और सेहत फिर असल नहीं हो रही, बीमारियों से जान फिर नहीं छूट रही। तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे पाबंदी लगाते या लगाने की तरफ जाते, या ना लगाए, जिसने लगानी है ना सही, हम कम अज कम यार दूसरे को नहीं, खुद को तो रोक सकते हैं। अपने आप को तो रोके ना। अब लोग कहते हैं जी बच्चे हैं जी छोटे, इनको क्या करें, फिर ये तो नहीं खाते। अब मेरे पास बच्चे आते हैं ना छोटे, कोई पेरेंट्स लेके, तो कहते हैं हाँ देखो डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं ना, अंकल कह रहे हैं ना ये नहीं खाना, समझ जाओ आप। वो मैं कह जी मेरे कहने से आप नहीं समझा सकते, कि तुम जो आजकल के बच्चे समझते नहीं। मैं कह इन्होंने आपको पैदा किया हुआ है,
या आपने इनको पैदा किया है, देख लें जो भी है। वो किसी के नाक के दूध बड़े हुए हैं, किसी के टॉन्सिल्स हैं कि नहीं है, ऐसा ही है। कद बढ़ नहीं रहे, नशोनमा हो रही नहीं, ग्रोथ हो नहीं रही, और ऊपर से लगे हुए हम सारे चिल करने। और रही कसर ये जो है ना, ये जो फ्रेंच फ्राइज है, आखिर कर दी हमने तो, कि नहीं की? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो क्या करें हम, मैं और आप किसको समझाने बैठे हैं? ये ऑडियंस नीचे लिख रही है, जो सुनेगा वो नीचे लिखेगा, मेरे अब्बा इतने साल चाय पीते थे, कुछ भी नहीं हुआ। कोई कहेगा मेरे दादा इतने साल हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, कुछ नहीं हुआ। कोई कहेगा चावलों पे दही डाल के सारे ही खाते थे, हमें कुछ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पहले का लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा था? लोग वॉक भी बहुत ज़्यादा करते थे, पैदल चलने का रुझान था। अब तो हम सवारियों से नीचे बात नहीं करते, हमारे पास गाड़ियाँ हो, बाइक्स हों, रोटी भी लेने जाना है तो बाइक पे जाना है, ठीक है? कहीं रोटी लेने, तो भाई बाथरूम में जाना हो तो वो भी कुछ ना कुछ हो। मैं वही कह रही हूँ ना कि बाथरूम भी सवारी कौन से सा, नीचे बाथरूम हमारा। भी कौन सा, वो पेट्रोल पंप वाला नहीं, कि हुँ। भाई घर से निकलना है पेट्रोल पंप पे जाना है वहां बाथरूम है, या पब्लिक कोई ट्रांसपोर्ट वाला कहीं कहीं पे है तो अड्डे पे जाना है ना। अब तो बाथरूम आपके कमरे के अंदर अटैच है, और वहां तक जाने के लिए भी बाइक की चाबी होनी चाहिए, गाड़ी की चाबी होनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल मेहनत से भाग चुके हैं हमारी औरतें भी, हमारे मर्द भी, हमारे बच्चे भी। तो फिर औरतों के लिए उतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, आटा गूँदने वाली मशीन ओहो, होगी तो आटा गूँदा जाएगा, फिर आप मुझे रोटी बताइए, पकाने वाली मशीन होगी तो फिर आप रोटियाँ मुझे पकेंगी। बताएं ना कि कितना खाना चाहिए। फिर तो खाना भी तो बिल्कुल थोड़ा-सा खाएँ ना कि जो हम डाइजेस्ट कर सकें, तो हम कितना खा रहे हैं? इतना ज़्यादा। मतलब बाज़ दफ़ा पेशेंट आके पता है कहते हैं, ये हमारे मरीज़ को ना भूख नहीं लगती। मैं कहा हुँ, अच्छा जी, कब से नहीं लग रही? काफ़ी देर हो गई है जी, ये खाता-पीता ही कुछ नहीं। मैं हुँ, कहा अच्छा। हाँ, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा जी आप बताओगे ज़रा, पेशेंट से मैंने पूछा कि भई आपने कल क्या खाया था सुबह नाश्ते में? हुँ, अब सुनिएगा, कहते हैं जी 1.5-2 पराठे। हुँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा दोपहर को क्या खाए? बस कुछ भी नहीं है, हमें 2 रोटियाँ। अल्लाह! अच्छा, मैं कहा ठीक। शाम को? कहते हैं जी शाम को बस वही 2 रोटियाँ खाधियाँ जांदियां जी, भुख लगदी ही नहीं। 2 रोटियों पे भी भूख नहीं लगी। यानी एक दिन में 6 खा के भी अल्लाहू अकबर! हाले भुख नहीं लगदी। और बीच में जो स्नैकिंग की है, जो चाय कॉफ़ी की है, या कोई जूसेस की हैं, या कोई फ्रूट-श्रूट लिया है, वो भी किसी खाते भी नहीं, अभी भूख हुँ, नहीं लगती। वही अगर भूख लगती हो तो पता नहीं क्या करें। सही बात है। उतना खाओ जितना आप अफ़ोर्ड कर सकें, अपने अपने इस इंजन के ऊपर ना, इस वाले पे। बर्डन उतना ही डाला उतना जाए। डालो जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप खा सकते हैं, जितना आप हज़म कर सकते हैं, जुज़्वे बदन बना सकते हैं, जितनी आपको आगे ज़रूरत है। ज़रूरत कितनी है? जितने हम काम कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे जितनी हैं। हम मेहनत कर रहे हैं। अब मेरा सारा दिन सिटिंग है, मैंने एक अरसा हो गया, 1 चपाती सुबह, 1 चपाती शाम। और हुँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी मिसेज़ फ़ील करती हैं कि भई अगर मैंने फ़र्ज़ करें सुबह मूड नहीं है, मैं फ़ील करता हूँ कि आज सुबह फ़र्ज़ करें कि मुझे तलब नहीं है, मैं फ़ील करता हूँ सही, मतलब कच्ची भूख है अभी। वो जो टकाके वाली, खो वाली वो भूख है ना, नहीं वो है। अगर नहीं है, तो मैं सुबह नाश्ता नहीं करता। हुँ। मैं उसी तरह चला जाता हूँ अपनी सीट पे अच्छा, ये सारा भी दिन एक बहुत पेशेंट। बड़ा फैक्टर है कि जब आपको भूख महसूस हो तब आप सर खाना अल्लाह खाएँ। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हुँ, कि मोमिन उस वक्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। बाकी होती है। भूख रख के खाना इंतहा खाएँ। की भूख, जब भूख खूब चमक जाए उस वक्त लो। हुँ, अच्छा, अब अगर मुझे नहीं है तो मैं चला गया, मैं सारा दिन अपनी सीट पे बैठ के पेशेंट देखता रहा। हुँ, दोपहर में बिल्कुल नहीं लेता हूँ, हुँ, और शाम को मैं टाइम से खाने का आदी हूँ। हुँ। तो अगर मैं रूटीन में लूँ तो 1 चपाती सुबह, 1 चपाती शाम। वो भी मैं बिल्कुल मैक्सिमम ठीक। आजकल जौ की, क्योंकि गंदम जीएमओ फूड हो गया हुआ है,
बायोलॉजिकल वार आ चुकी है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है। वो ऐसे एक बताऊं मैं, मेरे जी, अल्लाह जी। ने ना, मेरे अल्लाह ने वो जो आदम को गंदम मना किया था ना, वो अब आगे समझ आ रही है कि काफी हद तक ठीक था। हमें तो मैं एक शेर उसमें कह रहा हूं, हो सके तो अल्लाह का एक काम करो, रात का एक पहर उसके नाम करो, हमें तो दानाए गंदुम ने कर दिया रुसवा, तुम ही दहर में जन्नत का एहतमाम करो। क्या बात, क्या बात। तो ये बहरहाल गंदम इस वक्त छोड़नी पड़ेगी, जिस तरह के हालात हुए पड़े। तो जौ की रोटी, बहरहाल मैं एक सुबह एक शाम 2 का आदी हूँ बस। अच्छा, ये दूध पे भी बड़ी मिथ्स बनती है, दूध ठंडा पिएं, दूध गर्म पिएं, फ्रिज से निकला हुआ दूध मत पिएं, या गर्म करके पिएं, या नीम देखिए, गर्म पिएं, ये क्या फॉर्मूला? फ्रिज में जो भी आप चीज रखेंगे, नमी है और नमी की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, वो तो आ रही है ना, वो तो दूसरी राय कोई नहीं। अभी हम गैसेस की तो बात ही नहीं कर रहे। जब आप फ्रिज खोलते हैं तो अंदर से एक धुआं सा निकलता है ना, तो वो क्या है, गैसेस है ना। तो वो तो जो फैक्ट कर रही हैं, अभी उस गैसेस का फैक्ट तो एक साइड पे है। सिर्फ नमी को देख लें कि जो नमी उसके अंदर है, फिर जो ठंडी है, इंसान को ठंडी चीजें लेनी है या गर्मी वाली लेनी है, कौन सी इसका लेनी? इसका इसका जवाब सिर्फ इतना है कि हरारत हरारत जिंदगी है, ठंड मौत है, मौत की तरफ लेके जाती है। ओके। सिर्फ सिंपल इतना। हाँ, मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी का इंटरनल जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, किस वक्त किधर को जाएगा, क्या कर रहा है, वो फिर एक तबीब जो माहिर हाजिक तबीब है ना, ये वही जानता है। वो नबज शनास भी होता है, नजर शनास भी होता है। वो बताएगा आपको इस वक्त क्या लेना है, किस वक्त क्या खाना है। लेकिन हमें पता ही कोई नहीं, हम तो जो मिल जाए खाई जा रहे हैं, बस सब कुछ ठीक है। और अक्सर लोग, अब आप देखें कि अबव 50 जो लोग हैं या 50+ जितने लोग हैं, वो अब भी कहते हैं जी सुबह लस्सी और सुबह दही खानी बहुत अच्छी है। भाई ये उनके लिए है। हाँ, ये उस वक्त थी जब हम देसी घी, देसी पंजीरियां, देसी मक्खन, देसी मुर्गी, देसी अंडा, देसी खुराकों पे थे। हमारे बॉडी के अंदर हरारत पूरी थी। अब है ही नहीं। उस वक्त हरारत पूरी थी, किसी वक्त बढ़ जाती थी तो कहा जाता था कि क्या करो, लस्सी पियो, लस्सी पियो। नहीं, उस वक्त ठंडी तो नहीं होती थी, लस्सी की तासीर वैसे ठंडी है ना, वो ठंडी नहीं होती जो आजकल फ्रिजों में रख के या बर्फ के साथ है ना, वो तो नहीं थी। वही तासीर जिनकी ठंडी हो वो चीज़ अच्छा, अलग उस वक्त आम दरख्त पे पकता था, तो आम खाने के साथ हरारत बढ़ जाती थी, तो इसलिए कहते थे कि आम साथ के लस्सी बाद पियो। कच्ची लस्सी पियो। अब आम के साथ कच्ची लस्सी पीना तो आपके अपने लिए वबाले जान है, उल्टा प्रॉब्लम है, मसाइल है, बीमारी है। लेकिन अभी भी लोग पीते हैं हाँ, तो पीते हैं ना, मिसी रोटियों के साथ आम। तो वो पुराने दिमाग ज़हन में है ना, ये ठीक कॉम्बो वो है? बातें तो हैं। नहीं है ना, कहाँ से ठीक हो गया ना, अब नहीं है, अब वो नहीं है, चीज़ नहीं ना। अब जिस तरफ को आपने चेंज किया, उसके साथ साथ वो पैदल चलते थे, वो बैलगाड़ियों पे चलते थे, अब आप गाड़ी पे ज़रा सा पाँव दबाते हैं, वो उग गए, शूटर उग गया। तो या तो फिर वापस आओ ना आप भी उसी तरह से। तो अगर वो नहीं है, वो खुराकें नहीं रही, तो अब आप भी वो नहीं रहे, उनके वाले स्टाइल अपनाने हैं। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो हरारत, वो जिंदगी चाहते हो तो वापस देसी घी पे आना पड़ेगा। देसी घी किस फॉर्म में ले सकते हैं? जिस फॉर्म में मर्जी लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी बतौर दवाई शिफा। जिसको मेरे नबी ने शिफा फरमा दिया, उसमें आज का कोई इडियट उठ के ये कहे कि इसमें बीमारी है, तो फिर मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, बस उसके हाल पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा एपिसोड था। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई अवेयरनेस के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने स्टमक को कैसे ठीक रख सकते हैं और कौन सी ऐसी हैबिट्स आपने अडॉप्ट करनी है जिसकी वजह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ।
अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।